तो अहमदाबाद ब्लास्ट मामले का जिक्र हम कर रहे हैं। कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस फैसले के साथ 38 दोषियों को सजाए मौत सुनाई गई, यानी कि मौत की सजा। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आतंकियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारने की साजिश की थी, जो अच्छे नसीब की वजह से बचे। 2008 में हुए सीरियल धमाकों के वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे और नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए बाकायदा अस्पताल भी गए थे। अस्पताल में ही मोदी को मारने की यह साजिश रची गई थी और जब नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे तब अस्पताल के बाहर धमाके किए गए थे। सोचिए किस तरह से तत्कालीन सीएम और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की यह बड़ी साजिश भी सामने आई थी। तो 2008 में सीरियल धमाके हुए थे। आज ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने यहां पर सुनाया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की आतंकवादियों और आतंकी सरगनाओं के जरिए यह षड्यंत्र रची गई थी, यह साजिश यहां पर रची गई थी। और कोर्ट ने कहा कि मोदी अच्छे नसीब वाले रहे जो कि बाल बाल बचे। जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दे कि जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुआ, 200 से भी ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए। उनसे मुलाकात करने के लिए तत्परता के साथ नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के बाहर धमाके किए गए थे। 2008 में जब ये पूरा ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट सामने आया, ये नामदार कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आज आया है और उसमें 8 तारीख को जो कन्विक्शन हुई थी कुल 49 एक्यूज को, उसमें से 38 एक्यूज को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 11 आरोपी जो हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था, कारण कि अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश यहां पर की गई थी। 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लगातार एक के बाद एक धमाके हुए थे, लहूलुहान पूरी धरती नजर आ रही थी। लेकिन इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया। एक लंबा वक्त रहा, इंतजार रहा, लेकिन आखिरकार आज दोषियों को सजा हो गई। वो सजा हुई जिसने इतिहास यहां पर जरूर रचा है। इंतजार भी इसी सजा का किया जा रहा था। सीरियल ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो लोग जख्मी हो गए, जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी नजरें आज टिकी हुई थी कि आखिर इन आतंकियों को, इन दोषियों को क्या सजा मिलती है। लेकिन इस बीच जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर से ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से ये आतंकी तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी तक को मारने की फिराक में थे, यानी कि तत्कालीन सीएम और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर थे। मकसद यही था कि खून की ये होली उन आतंकियों के जरिए खेली जाए और साथ ही तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को भी मौत के घाट उतारने की ये नापाक साजिश इन आतंकियों के जरिए रची गई थी। और कोर्ट ने बाकायदा अपने फैसले में इसका जिक्र भी किया है। 70 मिनट में लगातार एक के बाद एक धमाके हुए थे। 56 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई थी। 200 से ज्यादा इस धमाके में जख्मी हुए थे। और मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी मेरे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा ब्रिजेश कुमार सिंह जी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रिजेश कुमार सिंह जी आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपने गुजरात की चाहे सियासत हो, गुजरात की जमीन हो, बहुत करीब से इसे देखा है, इसके रग रग से वाकिफ है। जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, क्या माहौल था, और जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है, उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सबीना, 26 जुलाई 2008 की वो शाम थी और मैं उस वक्त अहमदाबाद में ही था जब पहली ब्लास्ट की खबर मिली। वो वटवा इलाके में हुई थी, एक चौराहे पर वो ब्लास्ट हुआ था। और मुझे याद है मैंने उस समय जो अहमदाबाद में डीसीपी क्राइम ब्रांच होते थे अभय चुड़ासमा, मैंने उनको फ़ोन लगाया था कि कुछ सुना है, और उन्होंने कहा कि हाँ एक जगह ब्लास्ट हुआ है।
उसके बाद से लगातार एक के बाद एक खबरें आती चली गई कि भाई शहर में अलग अलग जगहों पर 20 से भी ज़्यादा जो सो जगहों पर वो ब्लास्ट हुए थे। और आप जो अफरा तफरी का माहौल था, जो भय का माहौल था, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का था। मैं खुद भी भाग कर कई सारे स्पॉट्स पे गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो कि खासतौर पे जो कि कोर्ट ने भी नोट की है, वो ध्यान रखिए कि यह सीरियल ब्लास्ट जो है सिर्फ मकसद ये नहीं था कि जो सामान्य लोग हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाए अहमदाबाद शहर के, बल्कि जो है राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी, उनको भी निशाने पर लेने की कोशिश की गई थी। और पैटर्न क्या था, इस पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। दरअसल सबसे पहले जो अहमदाबाद शहर और खासतौर पर जो उसके पुराने हिस्से थे, वहां पर यह जो है जगह जगह व्यस्त चौराहों पर जो है साइकिल में बम रखकर उनको ट्रिगर किया गया था। और उसके बाद जो है आप देखिए कि उसके काफी अरसे बाद, यानी करीब घंटे भर का गैप था, जबकि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, जो कि न सिर्फ अहमदाबाद का बल्कि गुजरात का भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मैसिव ब्लास्ट हुआ था। और ये ब्लास्ट हुआ था एक कार में बाकायदा एलपीजी सिलेंडर और उसके साथ जो सो तमाम जो बम की सामग्री है उसको जोड़कर फिर जो सो वहां पर बम ट्रिगर किया गया था। और उस अकेले ब्लास्ट में आप अंदाजा लगाइए 25 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। आप अंदाजा लगा सकती हैं कितना मैसिव वो ब्लास्ट था। तो जो पैटर्न था, जो आतंकियों की साजिश थी, वो ये थी कि शहर में जगह जगह हम ब्लास्ट करेंगे, उसमें लोग घायल होंगे, उसमें लोग मरेंगे। उसके बाद से जाहिर है इनके जो शव हैं या फिर जो घायल हैं उनको अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल सबसे नेचुरल नॉर्मल ऑप्शन था। वहां पर नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति का भी अंदाजा था उन्हें। जाहिर है आप देखें कहीं बाढ़ हो, कहीं कोई दुर्घटना हो, हर जगह नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं। तो उनको अंदाजा था कि गांधीनगर से नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद के उस हॉस्पिटल में आने में घंटे भर से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और वो काफी देर तक वहां रहेंगे। इसी हिसाब से जो है सिविल हॉस्पिटल पर घंटे भर के अंतराल पर इस मैसिव ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। जो कोर्ट ने नोट किया है कि भाग्य अच्छा था नरेंद्र मोदी का। भाग्य किस संदर्भ में अच्छा था? अब ध्यान रखें, उस समय जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे भी मैंने बात की थी। नरेंद्र मोदी निकल कर जाना चाह रहे थे तत्काल, लेकिन जो उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने उनको मना किया। बोला कि साहब अभी शहर में हालात ठीक नहीं है, अभी पता नहीं है कि कहां पर कितने बम अभी बचे हुए, आप रुकिए। मोदी जाहिर है अपने सुरक्षा कर्मियों की बात पर उन्होंने ध्यान दिया, जो अभी तक लंबे समय से वो लोग देखते भी रही हैं। वो कोई भी जो वाइज एडवाइस है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो रुक गए और उसकी वजह से जो है सो उनके सिविल हॉस्पिटल जाने में देरी हुई और उस दौरान जो सो ब्लास्ट ट्रिगर हुआ, जिसमें कि अस्पताल में जो लोग या तो इलाज कराने आए थे या फिर जो राहत के लिए पहुंचे थे, उन लोगों की बड़े पैमाने पर वहां डेथ हुई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग में जो है राज्य के मुख्यमंत्री को निशाना बनाए जाने की तैयारी थी। मोदी का भाग्य अच्छा था, वो बच गए। बिल्कुल ब्रिजेश जी, क्योंकि आपने आंखों देखी यहाँ पर उस चीज को देखा है, उस मंजर को यहाँ पर देखा है। क्या कुछ उसके बाद फैसले रहे, किस तरह से पूरा एक्शन मोड में एक बार फिर से सिस्टम नजर आया, सुरक्षा किस तरह से उस वक्त की थी, ये भी गहराई से आपसे आगे जानेंगे। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ सिन्हा जी, एक ऐतिहासिक फैसला आज अहमदाबाद ब्लास्ट केस को लेकर सामने आया है, लेकिन इसके साथ ये बड़ा पर्दाफाश, ये बड़ा खुलासा कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की भी बड़ी साजिश हुई थी। बिल्कुल, कोर्ट कह रहा है। और जिस तरह से जो इंडियन मुजाहिदीन जिसने बम धमाके किए थे और धमाकों के पहले उसने टीवी चैनल्स को चंद मिनटों पहले टीवी चैनल्स को मेल भी किया था और कि हम बम धमाके, सीरियल धमाके होने जा रहे हैं। उसके बाद भी बम धमाके हुए वहाँ पर। और प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वो खुद अस्पताल जाना चाहते थे, जैसा आपने ब्रजेश जी ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ का सुरक्षा तंत्र काफ़ी चाक चौबंद था। और इससे क्या प्रधानमंत्री इसके बाद आसानी से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बैठे। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, मंत्रणा की उनके साथ, एक विशेष जांच दल गठित किया। और जांच दल ऐसे अधिकारियों का था जिनकी इंटीग्रिटी और जिनका इन्वेस्टिगेशन बंगाल, गुजरात में काफ़ी जोरदार तरीके से जाना जाता है। तो इन पूरी टीम ने सिर्फ 19 दिनों में पूरे केस को क्रैक किया। अहमदाबाद में किस जगह ये सारे रहते थे, किस जगह किराए पर, कहाँ इन लोगों ने ट्रेनिंग की। और 15 अगस्त से 11 गिरफ्तारियां, 15 अगस्त उसी साल 2008 में 11 गिरफ्तारियां कर गिरफ्तारियों की शुरुआत कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन प्रोसिक्यूशन का पार्ट जो था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अगर 14 साल में किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल पाई, 1-2 एक्यूज थे जिनको मानसिक बीमारी के नाम पर जमानत मिली, लेकिन किसी भी अभियुक्त को बेल तक नहीं मिल पाई। प्रोसिक्यूशन का ये कमाल था, गुजरात पुलिस के प्रोसिक्यूशन का कमाल था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने
रियल धमाके कई जगहों पे हुए थे उस 2005 से लगातार। जयपुर में हुए, बेंगलोर में हुए, मुंबई में हुए, सीरियल धमाके एक के बाद एक हो रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी जांच नतीजे पर पहुंचना यह दृढ़ निश्चय दिखाता है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी आतंक के खिलाफ लड़ाई का। एक बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट था, मैंने पहले भी बताया था। और दूसरी बात, एक इंडियन मुजाहिदीन जो सिमी के बैन होने के बाद उभर कर सामने आ रहा था, गुजरात ने उसका जड़ से नाश कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आतंक के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये लड़ाई आज भी जारी है आतंक के खिलाफ। जी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो पूरा पर्दाफाश यहाँ पर हुआ है अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर, जो कोर्ट का कोटेशन यहाँ पर फैसला सामने आया है, जिसके तहत ये तमाम बातें भी सामने आई, और सबसे अहम पर्दाफाश की तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी निशाने पर थे, उसके बारे में और चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन पीएम मोदी की हत्या की साजिश के पर्दाफाश पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस की तारीफ की। जब ये आतंकवाद की घटना हुई उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। आतंकवादी उनको भी निशाना बना रहे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहें। और हमारे संवाददाता जनक दवे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनक, लगातार आपकी नजर कानूनी प्रक्रिया पर बनी हुई थी। एक बार फिर से चाहेंगे कि दर्शकों के सामने आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, किस तरह से सजा का ऐलान किया गया, किस तरह से ये पर्दाफाश यहां पर हुआ कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया था, उनकी मौत की साजिश रची गई थी, एक बार फिर से वो पूरी डिटेल आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, तकरीबन 10:50 पर जो जज है आर पटेल वो आ गए थे, और उसके बाद जो बेल की एक प्रक्रिया थी पुरानी, उस पर उन्होंने थोड़ी सुनवाई की, और उसके बाद फौरन तकरीबन 11:10 के आसपास उन्होंने फैसला सुनाना शुरू किया। और 7000 पन्नों का फैसला है। इसको अगर आप देखें उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना रिसर्च और हर दोषी को क्यों वो सजा दे रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया। तो 49 लोग जो दोषी थे उसमें से 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई। उसमें प्रमुख 2 कारण रहे। वो जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था वो 120A1 और 124A, ये दोनों ऐसे थे जिसमें राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और दूसरी बात वॉर अगेंस्ट द स्टेट और वॉर अगेंस्ट द नेशन जो कहते हैं वो, और दूसरी बात सेडिशन, राष्ट्रद्रोह, ये 2 चीजें थी। उसके अलावा 120B, 302 और उसके अलग अलग मामले के हुए, सबको ये माना कोर्ट ने कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका इतिहास है आरोपियों का, वो भी काफी खंडित रहा। इससे पहले वो कई धमाके कर चुके हैं। ऐसे में इनको छोड़ना जेल में या उनको डाउट देना, ये काम समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में फिर कोर्ट ने माना कि इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और हमें ये देखना होगा, 38 लोगों को फांसी की सजा, भारत के कानूनी इतिहास में सबसे बड़ी ये कोई सजा होगी तो ये अहमदाबाद की सजा होगी। और उसका मैं जिक्र इसलिए भी कहूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ये पहली बार जिस केस को क्रैक करने की बात थी और जब जांच टीम बनाई गई थी 28 जुलाई को, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये जब जांच टीम बनाई थी, उनको कहा था कि इनके तह तक जाना होगा और ये आरोपी पकड़े जाएंगे तो एक देश की बड़ी सेवा होगी। और ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने जांच अधिकारियों को कहा था। और उसके बाद 19 दिन के भीतर पूरे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को क्रैक, बिल्कुल महज 19 दिन के अंदर एक बड़ी तस्वीर जब नजर आई। एक लंबा वक्त जरूर लगा इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन आखिरकार अब सोचिए, सजाए मौत भी हुई और उम्र कैद की वो सजा भी सामने आई, वो तस्वीरें यहां पर सामने आई। अब देखिए किस तरह से दिखाई दिया, आज किस तरह से तमाम तरह की और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। ब्रजेश जी, चलिए हम वो तमाम प्रतिक्रियाएं जो अब इसे लेकर सामने आ रही हैं वो जरूर सुनाएंगे, लेकिन क्योंकि 2008 का वो साल आपने खुद अपनी आंखों से ना सिर्फ देखा बल्कि पूरी पत्रकारिता के दौरान उसे जब कवर किया, किस तरह से आपको वह हालात 19 दिन के अंदर नजर आए? देखिए सबीना, 27 जुलाई को जो है
बम धमाके के बिल्कुल अगले दिन आप ध्यान रखें कि 26 जुलाई और 27 जुलाई की जो दरमियानी रात थी उसमें खुद नरेंद्र मोदी गए थे। हालांकि आतंकियों की साजिश ये थी कि वो तुरंत जाएं और जो सो वो उनको सिविल हॉस्पिटल के बाहर निशाना बना ले, जो पहले से उन्होंने बम वहां पर प्लांट करके रखा था। लेकिन जो सो मोदी गए, देर से गए। उसके बाद से 27 जुलाई की सुबह उन्होंने जो मीटिंग कन्वीन की थी उसमें जो कि आप ध्यान रखें कि उस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा जो होम मिनिस्ट्री जो है, जो गृह मंत्रालय है, उसका भी कैबिनेट मंत्री वही हुआ करते थे। उनके अपने गृह राज्य मंत्री यानी उनके डिप्टी अमित शाह होते थे गृह राज्य मंत्री, जो कि अब देश के गृह मंत्री हैं। तो उन्होंने जो सभी वरिष्ठ अधिकारी थे जो उनको बुलाया, उनको एक मैंडेट दिया कि यह जो अहमदाबाद का सीरियल ब्लास्ट है, यह सिर्फ जो है आप इसको गुजरात का मसला देखकर मत चलिए, इसको आप पूरे राष्ट्र की समस्या मानिए कि आतंकी जो है जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम शहरों में धमाके कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी तह तक जाएं, उनको पकड़ें, ताकि जो है यह सिलसिला बंद हो और ये जो सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा होगी। ये वो मैंडेट था। लेकिन उसके बाद से आप ध्यान रखिए कि जो कोलैबोरेटिव अप्रोच कहते हैं, घटना अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन इसमें अहमदाबाद की, वडोदरा की, सूरत की, राज्य का IATS तमाम एजेंसियां जो है इसमें लगी। नरेंद्र मोदी खुद न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के जो है सो कैबिनेट रैंक के गृह मंत्री के तौर पर खुद अमित शाह डेली ये बैठते थे। डेली केस की प्रोग्रेस जो है, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है उसकी समीक्षा की जाती थी। देश के तमाम हिस्सों में टीम गई, जितने भी लीड मिली। आप ध्यान रखें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की लीड थी, बड़ौदा पुलिस की लीड थी, सेंट्रल IB की लीड थी, इन सभी लीड पे काम किया गया और फाइनली देश के अलग अलग हिस्सों से आरोपियों को पकड़ा गया और 16 अगस्त को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को सामने रखा गया कि किस तरीके से केरल से लेकर उत्तर प्रदेश और जो है सो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इस धमाके की बिल्कुल बेहद तत्परता के साथ जो एक्शन मोड वहां पर उस वक्त तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी के जरिए दिखाई दिया, उसका नतीजा है कि आज एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर दिखाई दिया। इसके अलावा आपसे यहां पर समझना चाहेंगे अमिताभ जी, जिस तरह से आजमगढ़ का आखिर अहमदाबाद कनेक्शन किस तरह से यहां पर सामने आया, किस तरह से ये फैसला यहां पर जो है उससे जोड़कर देखें, जो PM मोदी की सुरक्षा में चाहे उनकी मौत की ये पूरी साजिश यहां पर रची जा रही थी, ये कनेक्शन किस तरह से आप देखेंगे? गुजरात पुलिस ने जब लोगों को उठाना शुरू किया, जब उनकी तहकीकात पूरी हुई, तो सराय मीर, आजमगढ़ और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हैदराबाद, इन 3 मुख्य जगहों से भी कई आरोपी उठाए गए जो कि अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद वहां से भाग निकले थे। अहमदाबाद में ही एक स्लम किराए पर लिया गया था, वहां काफ़ी लड़के जमा किए गए थे जो रिक्रूट कहते हैं, इंडियन मुजाहिदीन ने रिक्रूट लगाए थे। उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? सेंट्रल गुजरात में। ये भी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पकड़ लिया, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी। इसके बाद विभिन्न जगहों पर जाकर सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मदद लेकर, राज्य जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ की पुलिस से मदद लेकर, सराय मीर, हैदराबाद और जैसे शहरों से और आजमगढ़ से भी कई लड़के पकड़े गए थे। वहाँ जाकर गुजरात पुलिस उनको उठाकर लाई थी। तमाम उस गांव में कितना तनाव हुआ था वो उस समय के जर्नलिस्ट याद कर सकते हैं कि कितना उन लोगों को वहाँ से लाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विशेष विमान जो मुख्यमंत्री का था वो भेजा गया था गुजरात से लखनऊ ताकि इन लोगों को वहाँ से लाया जा सके। और ये गिरफ्तारियाँ हुई और इन गिरफ्तारियों का ही नतीजा था कि इंडियन मुजाहिदीन के पांव पसारने के मंसूबों पर पानी फिर गया था और इसके बाद से कोई घटना नहीं हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ बातचीत के लिए। ब्रजेश कुमार सिंह जी आपका भी शुक्रिया और साथ ही साथ जनक आपका भी शुक्रिया। शिक्षा फैलाएंगे समाज में तो इसकी घोर निंदा होनी ही चाहिए। तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे जैसा नसीरुद्दीन शाह ने किया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिशन रिएक्शन। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, थमता नहीं दिखाई देता। हिजाब पर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सईद सरवर चिश्ती और कर्नाटक के कांग्रेस नेता का जो बयान सामने आया है, कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का विवादास्पद बयान यहां पर सामने आया। तो वहीं कर्नाटक में उडुपी में एक कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि यूपी के अलीगढ़ में यूनिफॉर्म पर सख्ती के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई होगी, जबकि केरल के कोची में हिजाब के समर्थन में कुछ छात्राओं ने प्रदर्शन किया। ये 5 तस्वीर इसी की बानगी यहां पर पेश करती है कि किस तरह से हिजाब को लेकर विवाद
तमाम तरह के विवादास्पद बयान, प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, थमता नजर नहीं आ रहा है। आग में घी डालने का काम वो विवादास्पद बयान कर रहे हैं जो इस वक्त हम आपको बता भी रहे हैं। तो हिजाब क्या वाकई एक बहाना है? जिस तरह से हिजाब पर हंगामे की ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, चाहे विवादास्पद बयान को लेकर हो, चाहे पीएफआई की यूनिटी मार्च को लेकर हो, चाहे उन छात्रों की बात करें जो जबरन हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री करने की कोशिश यहां पर कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए बताती हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल कानूनी तौर पर संभलना बहुत जरूरी हो जाता है। जो फैसला यहां पर कानून का सामने आएगा, लेकिन वो फैसला जब तक आए उससे पहले ही ये तमाम तरह के बयान, विवादास्पद बयान जो कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, जो कि माहौल को खराब करते हैं, नेताओं के जरिए सामने आ रहे हैं। और हिजाब विवाद के पीछे आखिर किस कट्टरपंथी सोच का सामने आ रही है, उस पर भी हम लगातार बातचीत यहां पर करते आ रहे हैं। केरल की तस्वीर आपके सामने है, देखिए कोच्चि में किस तरह से हिजाब पर यह पूरा प्रदर्शन सामने आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ की तस्वीर है, यूनिफॉर्म में सख्ती है। अब फिलहाल यूनिफॉर्म पर सख्ती यहां पर कॉलेज प्रशासन के जरिए बढ़ती भी जा रही है। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग की तरफ रुख करें तो पीयू कॉलेज में पुलिस और छात्राओं के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर दरअसल कॉलेज परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुलिस वालों ने देखिए किस तरह से रोकने की कोशिश की। महिला पुलिस कर्मियों को आप देख रही हैं जो रोकने की कोशिश यहां पर हिजाब पहनकर आई छात्राओं की कर रही हैं। छात्राओं ने जबरन कॉलेज परिसर में घुसने की जब कोशिश की, इसके बाद उनकी पुलिस के साथ में धक्का मुक्की हुई। तो महिला पुलिस कर्मियों के साथ महिला छात्राओं की जो ये धक्का मुक्की है कुछ इस तरह से यहां पर सामने आई है। दरअसल कॉलेज ने हिजाब पहनकर अंदर आने पर, एंट्री पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर यहां पर एंट्री के लिए पहुंची। जब उन्हें रोका गया मौजूदा महिला पुलिस कर्मियों के जरिए तो वाद विवाद हुआ, नोकझोंक यहां पर हुई और धक्का मुक्की कर इन्हें पीछे यहां पर हटाना पड़ा छात्राओं की तरफ से, पुलिस कर्मियों की तरफ से। देखिए किस तरह से ये पूरा विवाद, किस तरह से विवाद की ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। और कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर कोडुकू के मधिकेरी में एक जूनियर कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर आने का प्रिंसिपल ने विरोध किया। हिजाब पहनकर क्लासरूम में पहुंची छात्राओं के खिलाफ प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी। प्रिंसिपल ने तो छात्राओं को गिरफ्तार करने तक की धमकी दे डाली। मना करने के बावजूद यहां पर फिलहाल जिस तरह से छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, उसके बाद प्रिंसिपल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अंदर आने से रोक दिया। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। हिजाब मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई यहां पर शुरू हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब मामले की सुनवाई इस वक्त कर रही है। हिजाब मामले पर हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ फैसला आता है, क्या आगे की तारीख यहां पर मिलती है या फैसले की कुछ तस्वीर आज नजर आती है? नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। हिजाब मामला किस तरह से विवाद के तौर पर सामने आ रहा है, किस तरह से कई तस्वीरें अब तक कई राज्यों से सामने आ चुकी है। हालांकि शुरुआत इसकी कर्नाटक के उडुपी से हुई, लेकिन अब कानूनी तौर पर भी यह मामला लगातार आगे बढ़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ चुका है। हरीश उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। हरीश, क्या कुछ अब कानूनी तौर पर नजर आ रही है तस्वीर? मामले की सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। अभी फिलहाल एडवोकेट जनरल अपना आर्गुमेंट शुरू किए हैं और उनका 3 बेसिक आर्गुमेंट्स है। पहला कि ये जो ऑर्डर आया है 5 फरवरी को वो एजुकेशन के एक्ट के दायरे में आता है, तो उसको लीगल बैकिंग है। सेकंड, उनका ये जो आर्गुमेंट है कि हिजाब जो पहनना है वो इस्लामिक प्रैक्टिस के एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये मानना है उनका। और तीसरा आर्गुमेंट है कि हिजाब जो पहनते हैं वो आर्टिकल 19(1)(a) के दायरे में नहीं आता है। तो ये 3 बेसिक आर्गुमेंट्स एडवोकेट जनरल ने मेंशन किया है और तकरीबन अगले 1 और 2 घंटे में इस 3 बेसिक चीजों पर आर्गुमेंट्स होगा और सरकार कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये 3 आर्गुमेंट्स मानना है। इसीलिए सीडीसी को पावर दिया गया है कि पब्लिक ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए एक यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड सारे पीयू कॉलेजेस में लागू किया जाए। हरीश, क्या कुछ आपको लगता है कानूनी तौर पर ये मामला जाहिर सी बात है एक कदम और आगे बढ़ा है, लेकिन कितना सुलझता हुआ नजर आता है फिलहाल? आज की कानूनी तस्वीर का जिक्र करें तो
काफी सारे मुद्दे हैं इसमें और तकरीबन 3-4 दिनों में ये आर्गुमेंट्स कंटिन्यू होगा, क्योंकि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि सीडीसी को एजुकेशन एक्ट में पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ आज तस्वीर नजर आती है। शुरुआत हो चुकी है कानूनी दावपेचों के तहत, अब हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, नजर बनाए रखिएगा। और कर्नाटक के उडुपी के एमजीएम कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। एमजीएम कॉलेज के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। कॉलेज कैंपस में किस तरह से बाहर के कोई भी नहीं आ सकते, पेरेंट्स भी नहीं आ सकते, किसी भी भारी शख्स को आने की अनुमति यहां पर नहीं दी जा रही है। और सुरक्षा के मद्देनजर, धार्मिक सौहार्द के मद्देनजर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई सेंध ना हो, हालात ना बिगड़े, काबू में रहे, यह फैसला यहां पर लिया गया है कि कोई भी बाहरी शख्स जो है वो अंदर कैंपस में एंट्री नहीं कर सकता है। बाकायदा भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई है। कर्नाटक के उडुपी से ही ये पूरा मामला किस तरह से विवाद के तौर पर सामने आया और किस तरह से देश के कई राज्यों में फैला, और अब कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, तुम लोगों को हमें क्लास में नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम क्लास में अलाउ नहीं करते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तक, ऑर्डर के बाद में हमें देखेंगे बोले, इसलिए हमारे क्लास के बॉयज हमारा सपोर्ट करने के लिए आए। ये लोग नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। उनको गवर्नमेंट के अंदर जाने को नहीं देते ना, इसलिए हम लोग भी अंदर नहीं जाएंगे। उनको हिजाब दल के अंदर जाने की देना चाहिए ना। हम लोग प्रिंसिपल के ऑपोज नहीं है, यही हमें यही बोलना चाहते हैं। उनको हिजाब डाल के क्लास में बैठा रही है, वरना हम भी नहीं क्लास में नहीं बैठेंगे। हमको एग्जाम था 2 दिन से, कल भी था, आज भी था, हम एग्जाम भी नहीं गए, सिर्फ सपोर्ट के लिए उनको भी जाने के लिए दीजिए, हम भी जाएंगे। तो हिजाब विवाद पर एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरह से इसके समर्थन में ये पूरे छात्र जो हैं उतरे हुए हैं सड़कों पर। सुरक्षा के कई मद्देनजर कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आखिर है क्या सच में ऐसा कुछ है। स्वच्छ भारत की तरफ दिन रात जुटे हमारे स्वच्छता कर्मियों के लिए एक चल रहे इस साइलेंट रेवोल्यूशन की कहानी आप जरूर देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। मैं जितेंद्र साली, मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में एज ए प्रोग्राम मैनेजर बोल के काम कर रहा हूँ। बेसिक मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है। 25 ईयर्स से मैं वाटर और सैनिटेशन में काम कर रहा हूँ। 2017 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शुरू किया। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। एक स्किल बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है, एक एटीट्यूड बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है। 5 दिन के प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउसकीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउसकीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। उसको हम हॉस्पिटल में प्लेसमेंट करते हैं, होटल में प्लेसमेंट करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में प्लेसमेंट करते हैं, ऑफिसेस में प्लेसमेंट करते हैं कि जहाँ हाउसकीपिंग का काम होता है। जो हमारे 5-4 सैनिटेशन वर्कर ट्रेंड हुए हैं, हम उनसे फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके कोई दोस्त है आपके एरिया में काम करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग का आप इंट्रोड्यूस करिए। वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में घर में बैठे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, और एट द एंड जैसे ऑफलाइन ट्रेनिंग में इनको सर्टिफिकेट मिलता था, सेम सर्टिफिकेट दे गेट इन द ऑनलाइन ट्रेनिंग आल्सो। हम जो डिग्निटी की बात करते हैं सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में, तो डिग्निटी क्या है, यही एक बात है कि कल तक मुझे एक कचरे वाला, एक सैनिटेशन वर्कर मेरे से अब्यूज़ लैंग्वेज में बात करना, लेकिन बियॉन्ड जाके एक सैनिटेशन वर्कर तो उसका काम, उसके लाइफ को बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, उसमें अगर देखते हैं कि इसके डिग्निटी कैसे बढ़े, एक सर्टिफिकेट इसका एक शुरुआत होती है। ये प्रोग्राम हम अभी बाकी के स्टेट में हम एक्सपांड कर रहे हैं, काम एक्सपांड हो रहा है, विजन एक्सपांड हो रहा है। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर गीता फोगाट और पद्मश्री परेश मैती से। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट।
नमस्ते। फरवरी मार्च में मिली यहाँ क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो सही है। हाँ। चंचला, यस सर। कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही हैं और इतने आगे तक बढ़ी हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है, एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। हाँ चलिए, नी स्पिन ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी। अरे वाह, 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती। परेश जी इज कमिंग देयर, आई एम गोना सिट राइट नेक्स्ट टू यू सो वी कैन बोथ टॉक टू हिम। परेश जी नमस्ते। नमस्ते आनंद एंड अद्वैत। Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. Yes, I have already seen some of his paintings, and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? He's very, very strong, message giving, profound, and lot of confidence.